नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात 10 के मायने हैं दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि रात 10 बजे दमदार 10 होता है। आपका पसंदीदा टीवी शो, आपका पसंदीदा टेलीविजन डिबेट शो दो टूक 10 बजे ही प्रसारित हो रहा है। हमारा वक्त बदला है लेकिन हमारे तेवर वही हैं और उन्हीं तेवरों के साथ हम हर झूठ पर प्रहार करते हैं और हर सच आप तक पहुंचाते हैं। आप जानते हैं ये मेरा वादा है, ये दो टूक का आपसे वादा है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है। प्रदूषण की, फॉग की। ये कह रहे हैं कि प्रदूषण के कारण, प्रदूषण की जो इतनी मोटी परत है जिसके कारण सुबह सवेरे या सूरज ढलने के बाद दूर तक दिखाई भी नहीं देता। लेकिन बिहार में जानते हैं इस वक्त किस बात का प्रदूषण है? बिहार में चुनावी वायदों का प्रदूषण है। कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगेगी कि मैं चुनावी वादों को या फिर जो चुनावी संकल्प होते हैं उनको मैं प्रदूषण कह रहा हूं, लेकिन मैं ये शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। कल भी मैंने आपको आपके साथ दो टूक में तमाम चुनावी वायदों का फैक्ट चेक किया था। कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी और इसके अलावा दक्षिण में, गुजरात में, इन सब जगह का मैंने फैक्ट चेक किया था, वादों का फैक्ट चेक किया था। और मैंने कल जो मेरा शीर्षक था वो ये था कि वादे पे तेरे मारा गया वोटर ये सीधा साधा। अब कल हम ये चर्चा कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि तेजस्वी यादव आज एक बार फिर से वादों की एक नया पिटारा खोल देंगे और आज ऐसे ही हुआ। आज उन्होंने बिहार में एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वायदों का एक पिटारा और खोल दिया। 2,76,00,000। जी हां, उनका जो रोजगार देने का जो आंकड़ा है ना वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे लगातार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2,76,00,000 उन्होंने अब तक कहा कि बिहार में 20 महीने में रोजगार देंगे, क्योंकि बिहार में जो तमाम परिवार है उनकी संख्या 2,76,00,000 है। तो वो कहते हैं हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। और अब उन्होंने कहा है कि जो बिहार में जीविका दीदी हैं उन सबको पक्की नौकरी देंगे, 30,000 रुपए महीना नौकरी देंगे। अब ये जो जीविका योजना है ना, इस जीविका योजना से करीब करीब 1,35,36,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो यानी जिस तरह से स्कोर कार्ड बढ़ता रहता है ना, तो राहुल, माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव का जो स्कोर कार्ड, राहुल का नाम तो मेरे मुंह से आ गया, फिलहाल तो वो गायब है, उनकी भी बात करूंगा। लेकिन तेजस्वी यादव का जो वायदों का पिटारा है ना, उससे जो रोजगार के वायदे निकल रहे हैं उसकी जो संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इसका कैलकुलेशन मैं करने बैठा था, मैं मैथ्स में कमजोर हूं। जब वो 0,0,0,0,0,0,0 मेरे सामने आए ना, तो मैं उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाया कि 40 करोड़ है, 40 लाख करोड़ है। मैं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद है कि आज मेरे जो पैनलिस्ट होंगे वो थोड़ा मुझे बताएंगे कि बिहार का बजट कितना है और ये जो सरकारी नौकरियों का वायदा हुआ है इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कुछ कैलकुलेट करके जरूर बताएंगे। और वो पैसा कहां से आएगा उम्मीद करता हूं ये भी बताएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है बिहार में। राहुल गांधी, जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था ना, आज तेजस्वी यादव आज फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे तो वो अकेले थे। उनके साथ गठबंधन का कोई सहयोगी नेता नहीं था। जिनके साथ वो यात्रा निकाल रहे थे राहुल गांधी अब भी बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कहीं नहीं है। और बिहार में जो वोट शेयरिंग है उसको लेकर के जो कुछ हुआ उसके बाद अभी भी दर्जनों सीटों पर, दर्जन सीटों पर कह सकते हैं, दर्जनों नहीं कहना चाहिए, करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। अब करीब करीब 1 दर्जन उम्मीदवार एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी नदारत हैं, तेजस्वी यादव जो हैं वो अकेले सब कुछ कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है, पप्पू यादव ने आज कह दिया है कि भैया बिहार का चुनाव वो तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब इस सबके क्या मायने हैं तो समझना पड़ेगा, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, प्रचार के लिए ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि गठबंधन में अभी भी जो है वो दरार है, लेकिन दूसरी तरफ वादों की बौछार है। और इसी को लेकर मेरा आज का शीर्षक है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा आज का शीर्षक महागठबंधन में घात, क्योंकि घात प्रतिघात तो चल रहा है ना।
फिर भी वादों की सौगात, महागठबंधन में घात, फिर भी वादों की सौगात। ये तेजस्वी यादव हैं जो लगातार वादों पे वादा कर रहे हैं रोजगार के, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, कहावत तो यूं है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। लेकिन आज मैं राहुल गांधी जी के लिए कहना चाहता हूं कि जलेबी का जला, वो जलेबी भी उसको बहुत समझ के तलनी चाहिए। अब देखिए राहुल गांधी यहां जलेबियां तल रहे हैं। ये 2 दिन पहले राहुल गांधी की अब तक की आखिरी तस्वीर है। उधर बिहार में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी यहां जलेबियां तल रहे हैं। 2 दिन पुरानी तस्वीर है। दूध का जला फूक फूक के छाछ पीता है, तो राहुल गांधी जो है जलेबी के जले हैं, क्योंकि जलेबी के जले इसने बिहार में भी उन्होंने जलेबियों की बहुत बात की थी, और कांग्रेस दफ्तर में जलेबियां बनने भी लगी थी हरियाणा चुनाव के बाद, माफ कीजिएगा हरियाणा चुनाव के बाद। हरियाणा में उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे, और उसके बाद जलेबियां छनने लगी थी जब उन्होंने जलेबी की फैक्ट्री बनाने की बात की थी। चुनाव प्रचार, जिस दिन चुनाव नतीजे आ रहे थे उस दिन कांग्रेस मुख्यालय के अंदर जलेबियां छन रही थी। लेकिन हरियाणा में हुआ क्या हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा राहुल गांधी जलेबी के जले हैं, उनको फूक फूक के जलेबी तलनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं जलेबी तल रहे हैं। 2 दिन पुरानी तस्वीर, अभी उनका कुछ अता पता नहीं है। तो जलेबी के जले राहुल जलेबियां तल रहे हैं, तेजस्वी यादव वायदे कर रहे हैं। इस सबके बीच महागठबंधन क्या जा रहा है, इस सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आज का खबरधार आपको दिखाता हूं। इस खबर के मुख्य बिंदु क्या है, इस खबर की धार को समझ लीजिए। खबरधार में आपको बताता हूं इस खबर के मुख्य बिंदु क्या है, इस खबर का विस्तार आप समझिए। जैसे मैंने कहा, तेजस्वी यादव ने अब जीविका दीदियों को और संविदा कर्मियों को स्थायी सरकारी नौकरी देने का वादा किया। कहा जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट में, सबको पक्की नौकरी मिल जाएगी, 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, और भी कई सारे वादे। बिहार में 1 करोड़ 36 लाख महिलाएं जीविका योजना से जुड़ी हुई हैं। तो क्या सभी इन 1 करोड़ 36 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरियां देंगे तेजस्वी यादव? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा क्लैरिटी का अभाव है। कोशिश करेंगे आरजेडी इसको स्पष्ट कर दे। इससे पहले तेजस्वी बिहार के 2 करोड़ 76 लाख परिवारों को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं। 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं बिहार में, इन सभी को सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं तेजस्वी यादव। यानी तेजस्वी का वादा है कि 20 महीने में 4 करोड़ 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे बिहार में। 4 करोड़ 12 लाख, गिनती करिए जरा, होश उड़ जाएंगे जब इन 4 करोड़ 12 लाख के सैलरी को काउंट करने लगेंगे। सरकार के पास इतना पैसा है। तेजस्वी ने आज भी यह वादा किया, यह वादा अकेले किया, महागठबंधन का कोई सहयोगी उनके साथ नहीं था। यह भी दिलचस्प तस्वीर है। तो तेजस्वी यादव का यह वादा अकेले उन्होंने किया, उनके साथ कोई नहीं था, कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई ज्वाइंट घोषणा पत्र अब तक नहीं आया महागठबंधन का। राहुल गांधी बिहार से गायब हैं। 2 दिन पहले का उनकी आखिरी तस्वीर जो है वो जलेबियां तलते हुए देखे गए थे, जिसका मैंने अभी तस्वीर भी दिखाई। 2 दिन पहले वो आखिरी बार जलेबियां तलते देखे गए थे। बिहार के परिदृश्य से वो कहीं नहीं है, कहीं गायब है राहुल गांधी। बिहार के प्रचार में 2 हफ्ते भी नहीं बचे हैं। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, पहले दौर का जो मतदान है 6 नवंबर को होना है, 2 हफ्ते भी नहीं है आपके पास प्रचार करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी महीने भर से बिहार के प्रचार से गायब हैं, महीने भर से गायब है बिहार से। उनका ऐसा लग रहा है बिहार से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं राहुल गांधी को जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्या राहुल गांधी को तकलीफ इस बात से है कि उनको बिहार जाएंगे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात का दबाव आरजेडी लगातार दे रही है। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है तेजस्वी यादव को। उधर राहुल के सहयोगी पप्पू यादव ने आज कह दिया है कि बिहार का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेसी हैं पक्के, राहुल गांधी के बहुत बड़े फैन हैं, प्रेमी कहते हैं अपने आप को। उन्होंने कह दिया कि बिहार का चुनाव तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तेजस्वी किस खेत की मूली है। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है महागठबंधन में। बिहार में महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला अब तक किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में जब ये गठबंधन लठबंधन बना हुआ है तो फिर कैसे आप चुनावी जीत करेंगे और कैसे आपके नेता आएंगे। करीब 1 दर्जन सीटों पर महागठबंधन के सहयोगी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं।
तो ये जानकारी आपके पास, खबरदार की तमाम डिटेल मैंने आपको दी और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। और चिराग पासवान इस पर चुटकी भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने सहयोगियों का ना हुआ वो भला बिहार का कैसा होगा, और विरोधियों को तो चुटकी लेने का मौका मिल ही गया। तो इन सब पर आज चर्चा जरूरी है और इस पर आज चर्चा करेंगे। और आज का मेरा विषय जो है महागठबंधन में घात, फिर भी वादों की सौगात, इस पर चर्चा करें। इससे पहले जरा तेजस्वी यादव का आप वादे सुन लीजिए और बीजेपी कैसे उस पर चुटकी ले रही है, पलटवार कर रही है, वो भी सुनिए। और पप्पू यादव को भी सुनवाऊंगा, फिर आज की चर्चा, आज की डिबेट को शुरू करेंगे। जिन परिवार के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। जो राजद के लोग बोलते हैं उनके मन का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव ये था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, जो हमने 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देने का कार्य किया, वो सिर्फ घोषणा नहीं की, कार्य किया है। अगर आप देखें तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके सरकारी पदों में भी 33% आरक्षण के साथ साथ पंचायतों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। महिला पुलिस बल बना है और सुकन्या योजना बहुत पहले से बिहार में चल रही थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ये हमारा 10 साल का एक व्यवस्थित सोच है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट का परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो ऐसा करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो, अरे भैया तुम गठबंधन तो संभाल नहीं पा रहे और बात कर रहे हो तुम बिहार संभालने की। पूछिए इनसे, इनके चुनाव प्रभारी को तो आज फुर्सत मिली आने की, अशोक जी को। कहाँ है राहुल जी? हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात के लोग हों, तो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं और किसी में भी। ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। राजद में इस बात का गुस्सा है कि कांग्रेस ने, जिसका कोई वजूद बिहार में नहीं है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के आड़ में तेजस्वी यादव को दबा दिया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। चलिए, आपने तमाम बयान सुने और इसको लेकर जो गठबंधन में जो चल रहा है और जिस तरह के वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उन सब पर मुझे लगता है बिहार की जनता को, देश की जनता को कुछ क्लैरिटी चाहिए। आज इस पर हम कोशिश करेंगे कुछ क्लैरिटी हमें इस 2 टूक में मिल सके। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर राकेश रंजन जी। मेरे साथ जेडीयू की प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया जुड़ी हैं और मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत कर रहा हूं मैं रोहन गुप्ता जी को और साथ साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी। मैं 1.5 मिनट आप दोनों को दूंगा और ये जो वादों की झड़ी लगी हुई है, इस पर कुछ स्पष्टता अगर हमें मिल पाएगी तो बेहतर होगा। डॉक्टर राकेश रंजन, मैं चाहता हूं आप शुरू करें, क्योंकि एक क्लैरिटी जो है मुझे लगता है चाहिए
कि जो कुल मिलाकर जीविका जो योजना है, उससे 1,35,00,000 महिलाएं जुड़ी हैं। क्या ये सभी जो है इन सबको सरकारी पक्की नौकरी दी जाएगी? और 1 करोड़ ये जो है 1 करोड़ अगर 35-36 लाख महिलाओं को जोड़ लें 2 करोड़ 76 लाख से, तो ये 4 करोड़ 12 लाख हो जाती है संख्या। 4 करोड़ 12 लाख नौकरियां, कहां से लाएंगे पैसा सर? जी मनोज जी, मेरा नाम अशोक है जी। अशोक जी, कोई नहीं, इनका समय फिर से शुरू करिए, समय फिर से शुरू करिए जी। आप सभी पैनल में बैठे साथियों को नमस्कार। शायद मुझे लग रहा है कि आप गणना करने में कुछ जल्दीबाजी कर रहे हैं और गलत कर रहे हैं। पता नहीं, बहुत सारे लोग होंगे इसमें, अर्थशास्त्री भी और मैथ भी जानते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 20 साल की इस निकम्मी सरकार से जो जनता त्रस्त जनता है और महागठबंधन के पक्ष में जो माहौल बना और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है और तेजस्वी जी से और महागठबंधन से इतनी ज्यादा एस्पिरेशन पाल रखी है कि हम सिर्फ नौकरी की ही बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नौकरी, हम सिर्फ नौकरी की ही नहीं बात कर रहे हैं। नौकरी हुआ, रोजगार हुआ और पलायन से जो लोग त्रस्त हैं उनको भी पलायन रोकने की सारी जो हमारे पास पूरा प्लान है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो बदहाल हो गई है उसके लिए भी प्लान है। हमारे शिक्षा व्यवस्था जो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, यही पटना यूनिवर्सिटी हमारा जो कभी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज क्या स्थिति है। बाकी यूनिवर्सिटी और सब कॉलेज की बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो 71,000 करोड़ लेकर के एक और उसमें भ्रष्टाचार करके लोग बैठे हैं, तो जनता हर उस मुद्दे से जो त्रस्त है और एनडीए की पूरी पलटन जो थी, जो 350 में सिलेंडर देना चाहती थी, अब 1100 रुपया और 1000 रुपया कर दिए, तो ये सारी जो चीजें हैं, तो उससे जो त्रस्त जनता है उसके लिए हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश रंजन, सुनिए सर, सुनिए डॉक्टर राकेश रंजन, शुरुआती 1.5 मिनट आपके कंप्लीट हुए, लेकिन मैं आपको और समय देना चाहता हूँ। जी थोड़ा सा रुकिएगा, मैं इनको थोड़ा और समय देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा। आपने बिल्कुल सही कहा सर, मेरा मैथ्स वास्तव में बहुत कमज़ोर है। मैं बड़ी मुश्किल से मैथ्स में पास होता, हालांकि मैं 10वीं पास नहीं हूँ, 10वीं फेल भी नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा पढ़ा हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरा मैथ्स बहुत लोगों को आज तक, हाँ जी, बहुत लोगों को आज तक डिग्री नहीं पता चला। नहीं, मैं तो 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं 10वीं फेल नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा तो हूँ, लेकिन मेरी मैथ्स कमज़ोर है। मैं मैथ्स में बड़ी मुश्किल से पास होता था, लेकिन आप 1.5 मिनट में मुझे बता नहीं पाया। आपने ये तो बता दिया मेरी मैथ्स कमज़ोर है, लेकिन सर आप बता दीजिए ना, टोटल कितना रोजगार देने का वादा है? बिहार में 2 करोड़ 76 लाख परिवार हैं, वो तो आपका आंकड़ा सही है। अब मुझे बता दीजिए, जीविका दीदी जो हैं वो आप 13 लाख जीविका दीदियों को देना चाहते हैं जो हेड हैं, या पूरी की पूरी 1 करोड़ 36 लाख जो जीविका योजना से जुड़ी महिलाएं हैं? मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था, मैथ्स का तो ये था भी नहीं। बताइए। नहीं, एकदम मैथ्स का है ना। बिहार में आप कह रहे हैं कि 2 करोड़ 76 लाख जो फैमिली है, तो आप ये पहले डेटा हमको यहाँ पे देंगे और एनडीए भी बताएगी कि उसमें से कितनी ऐसी फैमिली है जिसके पास ऑलरेडी सरकारी नौकरी है। यदि किसी को नहीं दिए हैं सरकारी नौकरी, तब तो टोटल बनता है कि 2 करोड़ 76 लाख हुआ। दूसरी बात, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने क्लियर कट सुना कि जीविका दीदी जो है, जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, उनकी नौकरी जो एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट राज ये लोग बना करके और उनको बदहाल स्थिति जो है, जीविका दीदी जो है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज में डूबी हुई है, उस स्थिति से निपटने के लिए हम उनको अस्थायी नौकरी देंगे और उसमें जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है उसके अलावा सर आपको 30 सेकंड और देता हूं सर, फिर मैं आगे डिबेट में बढ़ूंगा। 30 सेकंड और देता हूं, टोटल मुझे बताइए ना। मैं तो समझ गया, आप कह रहे हैं मैं बहुत, आप डॉक्टर हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो बहुत तुच्छ प्राणी हूं। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात सही है कि बिहार में बहुत परिवारों के पास सरकारी नौकरी होगी,
है ना, और दिए नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप लोगों ने वादा किया होगा कुछ तो कैलकुलेट करके कुछ गणना की होगी ना, तो आपके अपने खाते से बताइए, अपने बही खाते से बताइए अब तक कितनी सरकारी नौकरियों का वादा है तेजस्वी यादव जी का। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या 50 लाख, 10 लाख, कुछ तो आंकड़ा आपने बताया होगा ना। हम तो बड़ा क्लियर कर रहे हैं ना, बहुत क्लियर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना भी होगा। सर नहीं सुना ना, आपसे पूछ रहा हूं इसीलिए। उन सभी परिवारों को जिनके यहाँ कोई सरकारी कितने परिवार हैं सर ऐसे बिहार में? उनको हम देंगे। कितने परिवार हैं? जितने भी हैं, कितने हैं सर? क्योंकि देखिए, कितने हैं सर? सुनिए ना, जहां, अच्छा सर एक बार बताइए, चलिए 30 सेकंड और देता हूं, कितने परिवार है वो आपको कैलकुलेशन नहीं पता। सर सुनिए, सर सुनिए ना, डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर राकेश रंजन सुनिए, 1 मिनट और सुनिए, 30 सेकंड और आपको। देखिए मैं 1.5 मिनट के फॉर्मूले पे चलता हूं। अभी रोहन जी बैठे हैं, मैं उनके पास गया भी नहीं हूं, किसी के पास नहीं गया। मैं अभी शुरुआती 4-5 मिनट आपको मैंने बिल्कुल दे दिए। अब ये मुझसे शिकायत मत कीजिए, आपको समय नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ क्लियर। चलिए मान लिया कि आपके पास ये लेकिन कितना पैसा लगेगा इन नौकरियों को देने में, वो कैलकुलेशन है आपके पास? एकदम है। कितना पैसा के बिना कोई, कितना पैसा, कितना पैसा? पैसा के बिना कोई भी काम रुकता नहीं है दुनिया में। कितना पैसा चाहिए होगा सर? यदि आपके पास चाह है ना तो वहां राह भी है, और इसको हमने दिखाया है। सर कितना पैसा चाहिए होगा सर? बड़ा सिंपल सर, आपके पास चाह है, मुझे राह बताइए। आपकी चाह तो मैं समझ रहा हूं, मुझे राह दिखाइए सर। जितना भी सर मेरे जैसे अज्ञानी को राह दिखाइए, कितना पैसा चाहिए होगा? अरे हर साल लाखों करोड़ रुपया एक करप्शन में, और लाखों करोड़ रुपया जो हमारे राजस्व का घाटा हो रहा है, कितना? तो सिर्फ वो सही कितना ढंग से पैसा मोबिलाइजेशन हो जाए। सर, कितना पैसा? आखिरी 30 सेकंड, उसके बाद मैं ये घोषणा कर दूंगा कि आपके पास डेटा नहीं है, क्योंकि मुझे अधिकार होगा। आखिरी 30 सेकंड, कितना पैसा चाहिए होगा ये रोजगार देने के लिए? मुश्किल से 12 लाख करोड़। 12 लाख करोड़। बिहार का बजट कितना है सर? 3 लाख करोड़ के आसपास है। 3 लाख थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आरजेडी के प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार का बजट करीब 3 लाख करोड़ के आसपास है, और ये 12 लाख करोड़ की सरकारी नौकरियां देंगे। 12 लाख करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। बाकी पैसा कहां है? वो तो जहां चाह है वहां राह है, तो वो राह भी इन्होंने देखी होगी। राह कैसी है मैं नहीं जानता, वो राह अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि बिहार के बजट से 3 दूनी 6, 3 3 4 गुना, बिहार का जो टोटल बजट है उस बजट से 4 गुना ये सरकारी नौकरियों पर पैसा देंगे। बाकी जो फिर रेल होगा, वहां पे जो सड़कें बननी होंगी, वहां जो पानी देना होगा, वो सब जो है उसके लिए कोई ना कोई राह निकाली जाएगी। रोहन गुप्ता जी आपके 1.5 मिनट, मैं भी आपसे कुछ काउंटर क्वेश्चन आपसे होंगे जी। अब रुकिए सर, अब आता हूं, अब रुकिए सर, मैंने तो किसी को मौका नहीं दिया सर, आपसे मुझे क्लैरिटी चाहिए थी। शुक्रिया, आपने क्लैरिटी दी। अब बीजेपी की बारी जी। रोहन जी देखिए, पहले तो अशोक जी आपको और सारे दर्शकों को दीपावली और नववर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि मैं गुजरात से हूं तो हमारे लिए साल मुबारक बोला जाता है। और आपने कभी घुमा घुमा के इनको डेटा पूछा? जहां आरजेडी में लालू के बेटा का शासन चलता हो, वहां पे डेटा आप कैसे पूछ सकते हैं? आप डेटा की बात ही मत करिए ना, जब उनको मालूम ही नहीं है कहां से आंकड़े हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। और इसका कारण है अशोक जी, मैं इनकी गलती नहीं मानता हूं, जिस प्रकार से इनके घर में सर एक मिनट बीच में नहीं बोलेंगे सर आप। जब अभी ना बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोला था सर। ना डॉक्टर, 1 मिनट, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए। डॉक्टर राकेश रंजन, इतना ज्यादा मत तिल मिलाइए। आपको मैंने पूरा समय दिया, आप 1.5 मिनट उनका आप बीच में बोल रहे हैं। उनको बोलने देंगे कि ये चुनावी सभा नहीं है सर। आप यहां पर सवालों का जवाब देने के लिए आए हैं, वादा करेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। 1.5 मिनट फिर से दीजिए रोहन जी को, कोई और आवाज नहीं जाएगी। देखिए बिल्कुल अशोक जी, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे लालू का बेटा का शासन है, वहां से डेटा का जवाब नहीं मिलेगा आपको। और ये जो सरफटफल हो रहा है इनके महागठबंधन में, वह महाठगबंधन हो चुका है। जनता के बीच में जाए कौन से मुंह से जाए? 13 सीट पे फ्रेंडली फाइट। अरे फ्रेंडली फाइट क्या होता है भैया? आप चुनाव लड़ रहे, कोई मजाक थोड़ी कर रहे हैं। आपको जनता, आप बोल रही कि जनता आपको मौका दे, कैसे मौका दे? आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या बिहार, पूरी जनता बिहार उनको दे देगी? कभी नहीं देगी। और इसीलिए यही जो बौखलाहट है, इसके कारण तेजस्वी यादव ऐसे ऐसे वादे दे रहे हैं जिसका कोई तुक ही नहीं। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं। 2 करोड़ 76 लाख परिवार है, 20 लाख सरकारी नौकरी आज है,
करीब 2.5 करोड़ परिवार ये हो गए। और जीविका दीदी का बात करके 4 करोड़ को अगर करना है, एवरेज 35,000 सैलरी पे मैं गिनता हूं तो करीब 15 लाख करोड़ का उनको प्रावधान करना पड़ेगा। बिहार का टोटल बजट 3.16 लाख करोड़ है। अब मुझे बताइए कौन सा तुक बनता है, कहां से लेके आएंगे? ये क्या सीएम हाउस से वापस वही जंगल राज चालू होंगे, लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे आप? वही काम होने वाला है, जंगल राज आएगा वापस। जनता समझती है आप गंभीर नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए आप गंभीर होते, आपको इतना समय था, हजारों किलोमीटर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में व्यतीत किए, फिर भी उम्मीदवारों के नाम नहीं तय कर पाए। ये गंभीरता नहीं है। आप जनता को लाइटली ले रहे हैं और जनता इसीलिए आपको लाइटली ले रही है, इसीलिए आपके वादों में, आपके दावों में कोई दम नहीं है। जनता मान चुकी है कि आप ये चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए इनके प्रवक्ता यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं, क्योंकि अब जमीन पे जाकर तो भाषण का मौका नहीं है। राहुल गांधी जी गायब है, पूरी यात्रा की वोट चोरी का मुद्दा गायब हो गया। अशोक जी, इनके पास आज के डेट में कोई नैरेटिव नहीं है। और यह पूछने से पहले जो फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ाहट आपको दिखाई दे रही है। ओके, मैं कुछ काउंटर क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद अनुप्रिया जी और सैयद जवाद जी के पास आऊंगा। तो डॉक्टर राकेश रंजन, कुल मिलाकर जो पूरी की पूरी पहल है, इसमें एक जो डेटा आ रहा है वो चौंकाने वाला है। अब मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए फिर से, अगर मैं पूछूं कि ये पैसा जो है वो क्या बिहार में इतना करप्शन होता है कि बिहार में जिसका बजट 3 लाख करोड़ का है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वहां क्या 10 लाख करोड़ का हर साल करप्शन होता है कि वो पैसा आप बचाकर जो है लोगों को सैलरी दे देंगे? आप ये कहना चाहते हैं क्या? एकदम यही कहना चाहते हैं कि जितने सारे जो बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार है, सिर्फ राजस्व एक विभाग में जो यहाँ पे शराब माफियाओं को दिया जा रहा है, लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा बालू माफिया जो है, भूमि माफिया है, और तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे घोटाला होता है और राजस्व की चोरी होती है। पुल जो ढहा जा रहा है, आप देखते होंगे, तो 10-10 गुना बजट का पुल तो पास हो जाता है, लेकिन इसमें करप्शन इतना हो जाता है कि वो पानी में दह जा रहा है। तो ये सारी जो करप्शन है, उसके अलावा राजस्व का एक मैनेजमेंट होगा और निश्चित रूप से ये सारी चीजें जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी पूरी करेगी। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो अपनी जिम्मेदारी पूरी। रोहन जी, आप गुजरात से आते हैं, रोहन जी आप गुजरात से आते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं अनुप्रिया जी के पास आता हूं, क्योंकि नीतीश जी तो 10 लाख करोड़ का घोटाला हिंदुस्तान में कोई हुआ है क्या आज तक? मतलब पैसे तो में हो जाता है, ये कैलकुलेशन समझ में आती है क्या? देखिए अशोक जी, जब जिसको मतलब ही नहीं अर्थतंत्र से, अब क्या उनसे अपेक्षा रखें? कुछ भी बोल देंगे, हवा में पत्थर मार देंगे, जनता कैसे स्वीकार करेगी? ये 3.16 लाख करोड़ का बजट पहुंचते पहुंचते जब एनडीए की सरकार 10 साल के बाद में ये बजट 10 गुना हुआ है। 30-35 हजार करोड़ का बजट होता था। हाँ, उनके शासन में बिल्कुल होता होगा लाखों, क्योंकि ये जंगल राज की तस्वीर दे रहे हैं। जो अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, जहां पे फिरौती ली जाती थी सीएम ऑफिस से, सीएम हाउस से, ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, शायद ये पैसा जोड़ने की बात कर रहे हो, जनता को लूट के देने की बात कर रहे हो, तो मुझे मालूम नहीं है। अशोक जी, वास्तविकता समझनी पड़ेगी। जनता को आप कोई भी वादे करते हैं, वो वादे आप पूरे करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, जनता ये देख के आपको वोट करती है। पर आप कुछ भी हवा में पत्थर करेंगे तो विश्वसनीयता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और मैं वापस कह रहा हूं कि जिस प्रकार से एक सर फुटबॉल हुआ, और आज आप टिकट भी अगर ठीक से नहीं बांट सकते हैं, 13 सीटों पे आप बोल रहे हैं कि हम मिलके फ्रेंडली लड़ाई लड़ रहे हैं, आप क्या वहां पे आके क्या प्रचार करेंगे? क्या कांग्रेस को गाली देगी आरजेडी को कांग्रेस गाली देगा? जनता ये स्वीकार नहीं करता। और उसके सामने आप ऑल्टरनेट देखिए, एनडीए को आप एक भी झगड़ा दिखाइए। सब लोग ने मिलके चुनाव के काफी दिनों से पहले अपने फॉर्मूला हिसाब से टिकट बांटी। जब नॉमिनेशन हुआ तो सारी पार्टी के नेता एक साथ खड़े उठे नॉमिनेशन करते पाए गए। एक ऑर्गेनाइज तरीके के, हम सीरियस है, हम गंभीर है, हमने जो वादे किए वो पूरे करने के लिए भी हम गंभीर है। अभी तक जो विकास किया उसके लिए भी गंभीर है। मैं वादों पर भी आऊंगा, मैं वादों पर भी आऊंगा, एनडीए के वादों पर भी आऊंगा। अनुप्रिया जी, पहला सवाल, जो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई आपकी जो नीतीश जी की जो सरकार है, 10 लाख करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, उस पैसे का वो सही इस्तेमाल करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे उस पैसे का सही इस्तेमाल करके, तो उसमें तो फिर तालियां मिलनी चाहिए इनको, इनकी शाबाशी, इनकी पीठ थपथपानी चाहिए। अशोक जी, आरजेडी के जो नेता अभी वर्तमान में है तेजस्वी जी, उनके पास में उनके पिताजी के सत्ता संभालने के लिए जरूर उनको पार्टी मिल गई, उनके कार्यकर्ता मिल गए,
लेकिन उनके नैतिक बल नहीं मिला है उस बेटे को, जिसके पिताजी कभी बिहार के मुख्यमंत्री थे, कि उनके पिताजी के शासनकाल में क्या ऐसी कोई योजना चली थी जो आज बिहार में लगातार महिलाओं के लिए योजना चल रही। एक योजना, आपका डिबेट बहुत लंबा होगा और मैं चाहूंगी कि आरजेडी के प्रवक्ता एक योजना भी बता देंगे कि जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला शिक्षा को लेकर के, महिलाओं के उत्थान के लिए चला हो, या शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हो, या स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने हो, या बिहार में सुशासन के लिए चला हो। मैं तो धन्यवाद देती हूँ कि चलिए आप आज बिहार में मुद्दे पे चले हैं। और मुद्दा भी देखिए अशोक जी, जीविका की बात हो रही है। जीविका दीदी, आशा, ममता दीदी की बारे में क्या कभी आपने कल्पना की थी? नहीं। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। और हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया अशोक जी? जब पहली बार जीविका योजना का शुभारंभ किया था, हमने वर्ल्ड बैंक से 7,000 करोड़ का हमने लोन लिया था, और उसके माध्यम से आज बिहार में 1 करोड़ 30 लाख जीविका दीदी हैं, और जिसका सीधा लाभ 10 लाख परिवार ले रहा है। कुछ देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने दीदियों का शोषण किया है। शायद उनको नहीं पता है, उस 1 करोड़ जीविका दीदी में से 32 लाख लखपति जीविका दीदियां हैं। लखपति जीविका दीदी मैं कह रही हूँ, मैं पुरुषों की बात नहीं कर रही हूँ, महिलाओं की बात कर रही हूँ। जो लखपति हैं, जो काउंटिंग में आती है बिहार के लखपति महिलाओं में, लखपति पुरुषों में, वो जीविका की दीदी जब बिहार में आशा, ममता, जो हमारे यहाँ बहुत पूरे विश्व में कोरोना काल जब हो रहा था, जिस समय तेजस्वी जी अपने घर को छोड़, बिहार को छोड़ करके दिल्ली में आराम फरमा रहे थे, वही आशा, ममता की दीदियां हमारे बिहार में आम लोगों के घर में जाकर के टीकाकरण कर रही थी। देखिए, ये नैतिक बल और सामाजिक बल किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। नीतीश कुमार जी ने जब बतौर बिहार सरकार को संभाला था, 2006 वो वर्ष था, सबसे पहले उन्होंने उन महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए 50% आरक्षण दिए। बेटियों को घर से बाहर निकल के उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए साइकिल योजना दी। बेटियों को सशक्त करने के लिए उनको कन्या उत्थान योजना दिया कि अगर बिहार में आप बच्चियां 10वीं पास करती है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बच्चियां अगर इंटर की पढ़ाई पास क्वालिफाई करती है, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बट बच्चियां ग्रेजुएशन कर ले, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। ये सारी योजनाओं के लिए हमारे पास नैतिक बल है अशोक जी, हमने काम किया है और हमने काम के अनुप्रिया जी, नैतिक बल ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे भी है ना, ये आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, उसका आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन दिया? उसका आप लोगों के पास कोई रोड मैप है कि वो भी हवा ही आप लोगों को कहना था इसलिए कह दिया, होड़ लगी है, सबको कुछ ना कुछ ऐलान करना है? नहीं अशोक जी, पहले एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि थोड़ा मुझे लगता है कि आप अपने टीम से भी एक बार इसको कहिएगा जांच करने के लिए। 1995 में भी इसी तरह के वादे लालू जी ने किया था चुनाव में। उन्होंने कहा था कि हम पूरे बिहार के हर एक परिवार को नौकरी देंगे, और नौकरी के बदले उन्होंने क्या लिया? जमीन। ये बिहार पूरे देश की जनता जानती है, पूरा विश्व में फेमस है कि लैंड फॉर जॉब का मामला, और उसके अपराधी कौन है? लालू जी हैं। ये 95 की बात कर रही हूँ, और धरातल पे क्या काम हो अलग बात। अब हम जो 1 करोड़ की बात करें, मैं थोड़ा उसको डेटा दे दूं। आज बिहार में 49 लाख लोग नौकरी और रोजगार के माध्यम से स्वावलंबी है, जिसमें 12 लाख लोगों को नौकरी है, और जिसमें 39 लाख जो है यहाँ पे 39 लाख जो है ये रोजगार है, जिसमें 24 लाख ग्रामीण महिला उद्यमी है। मैं रोजगार की बात कर रही हूँ, डेटा है ये जाति आधारित जो बिहार में गणना हुई थी, उसी रिपोर्ट की बात है, जिसको आज के दिन में आरजेडी कहता है कि भाई हमारी नैतिक बल थी, हमने करा दिया। इस डेटा के अनुसार हमने अभी तक 50 लाख लोगों तक को नौकरी और रोजगार दिया है, जैसा कि हमने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार 2020 में किया था, लेकिन इस टारगेट को हमने 50 लाख फुलफिल किया। तो अब हमारी योजना है इंडस्ट्रीज पॉलिसी के तहत, क्योंकि अब हमारा जो मंशा है कि बिहार के लोग जो यहाँ पे अगर शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई है, शिक्षित हुए हैं, उनको बिहार में ही रोके, बिहार के युवा की एनर्जी बिहार के डेवलपमेंट में हो। इसलिए हम कहते हैं कि 1 लाख रोजगार देंगे। रोजगार और नौकरी और रोजगार की बात होगी। बिहार में 26 लाख नौकरी है, जिसमें 20 लाख लोगों को नौकरी हमने दे चुका है, 6 लाख अभी भी नौकरी वैकेंट है, और अन्य जो नौकरी की रोजगार की बात हो रही है, क्योंकि इसी में एक मैं ऐड करूंगी, बिहार में भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि महिला के लिए रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। उनको प्रोत्साहन राशि है कि आप अपने मनपसंद जीविका या रोजगार को शुभारंभ करें, उसको मॉनिटरिंग करेंगे, आपको उस तरह से आपको मार्केट प्रोवाइड करेंगे, और आपको आगे उस बिजनेस को आप कंटिन्यू कर सके, उसके लिए 2 लाख रुपया हम देंगे। तो सरकार तो इस तरह की काम कर रही है, हमारे पास बिल्कुल डेटा है। इस तरह की झूठ फरेब की राजनीति हम नहीं करते हैं। ये सारा खेल जो है, ये आप समझिए सारा खेल महिला वोटर्स का है, क्योंकि जो है महिला वोटर बिहार में बड़ी जो है वो एग्रेसिव होकर वोटिंग करती हैं।
पिछली बार की चुनाव में भी हमने देखा था महिला वोटर्स ज्यादा निकली थी। तो महिला वोटर्स के लिए तमाम तरह की चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा घोषणाएं कर सकें, इसकी पूरी होड़ लगी है। लेकिन मैं सैयद जवाद आपके पास आऊं उससे पहले आरजेडी प्रवक्ता से एक बात मैं डॉक्टर राकेश रंजन, जो अनुप्रिया जी ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा आपकी जब सरकार थी 15 साल, उसमें महिलाओं के लिए एक योजना आप लोगों ने जो करी उसके बारे में वो जानकारी मांग रही हैं। मुझे लगता है आपके पास जानकारी हो तो बताएं। निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसी योजना चली, बहुत सारे ऐसे, सर एक सिर्फ आप बताइए, सुनिए ना, आप बताइए कि 1996 के बाद प्राइमरी स्कूल में परमानेंट टीचर की बहाली कब हुई? जब पहली बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। ये लोग शिक्षा मित्र 1500 रुपये ऐसे नौजवानों को ये लोग खटा करके और शोषण किए तमाम लगभग 10 से 15 सालों में। उसके बाद जब तेजस्वी यादव जी ने नौकरी और रोजगार के जो मुद्दा था वो राजनीति के केंद्र में लेकर के आए, तब इन लोगों ने उनका भी मानदेय बढ़ाया। सर लालू यादव जी के 15 साल के शासन में एक योजना जो महिलाओं के लिए हो, सवाल ये था। ये जो यूनिवर्सिटीज खुली क्या वो महिलाओं के लिए नहीं था? ये जो विद्यालय खुला क्या वो महिलाओं के लिए नहीं था? सर वो तो सड़कें भी जो बनती हैं वो भी महिलाओं के लिए होती हैं। सर सड़कें जो बनती हैं वो भी महिलाओं के लिए होती है, उस पर महिलाएं भी चलती हैं। लेकिन वुमेन स्पेसिफिक एक योजना पूछी, वो आपको एक बता दीजिए। सुनिए ना, अभी जीविका दीदी की बात कर रही थी अभी जेडीयू कि उस विषम परिस्थितियों में भी जा करके उन लोगों ने मेहनत किया और मिला क्या मिला? सर सवाल ये नहीं है, अनुप्रिया जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए वो कह रहे हैं कि रोजगार का जो इशू है पूरा का पूरा वो तेजस्वी यादव लेकर आए। वो रोजगार के इशू पे इसलिए बात हो रही है क्योंकि तेजस्वी यादव ने वादा किया था। लालू यादव जी का रिकॉर्ड शायद उनके जहन में नहीं होगा अभी। अशोक जी इनको मैंने शायद ये डेटा को सुन नहीं पाए, सुनना ही चाहते नहीं। देखिए एक एक करके सवाल अनुप्रिया जी से। हाँ बोलिए अनुप्रिया जी। 24 लाख ग्रामीण महिला उद्यमी है, 32 लाख लखपति दीदियां हैं बिहार में। इनको शायद समझ में नहीं आ पा रहा है और इनके पास में कोई योजना नहीं है जिसकी बात वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको एक बार अपने गिरबान में देख लेना चाहिए। और एक लास्ट बात के साथ मैं खत्म करूंगी, जिस नौकरी की बात ये 17 महीने में करते ना अशोक जी, मुझे बताइए ऐसे कौन से संविधान में ये अधिकार है कि इस राज्य का मुखिया नहीं, मतलब मुख्यमंत्री नहीं होकर के डिप्टी सीएम जो संवैधानिक पद भी नहीं है वो नियुक्ति पत्र बांटे। दूसरी बात, नियुक्ति पत्र में और वैकेंसी में बहुत अलग अंतर होता है। मतलब एक वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई थी नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, जब आरजेडी हमारे साथ में नहीं। और जिस विभाग की बात करते हैं ना अशोक जी, आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, वो शिक्षा मंत्री कहाँ थे? इनके शिक्षा मंत्री थे दफ्तर से बाहर। वो कहते थे कि हमारा सचिव से पटता नहीं है, और बाहर बैठ के वो रामचरितमानस पे विचार करते थे, माँ सीता को और प्रभु श्री राम को गाली देते थे। तो ये नियुक्ति पत्र कैसे बांट दिए मेरे समझ से बाहर है। और मुझे लगता है कि जिस तरह के 9वीं फेल इनके नेता हैं, इसी तरह का ये पूरे बिहार की जनता को समझते हैं। इनको थोड़ा सुधार की जरूरत है। ओके सैयद जवाद, ओके अब सैयद जवाद घंटे वाले की मिठाइयां खाई आपने? वो इमरती खाई घंटे वाला की? नहीं खाई, अभी तक नहीं खाई। आप खिलाइए किसी दिन। सर मैं क्यों खिलाऊंगा? जलेबियां छान रहे थे राहुल गांधी, तो मैं क्यों खिलाऊंगा? राहुल गांधी से आपको मांगना चाहिए, आप उनको डिफेंड करते हैं। अगर राहुल गांधी ने आपको नहीं खिलाई तो मैं कैसे खिलाऊंगा जी। लेकिन सवाल मेरा ये है, आपको मिठाई खाने को नहीं मिली, चलिए जिनको मिली होगी बड़े खुशकिस्मत होंगे, लेकिन कहाँ है राहुल गांधी जी? 2 दिन पहले जो जलेबी छान रहे थे और अब कहाँ है फिलहाल? कोई जानकारी है? जी अशोक भाई, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। नहीं, अभी तक तो जानकारी आप ही के पास है और आप ही सारी जानकारी रखते हैं, और राहुल गांधी से आप बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं। मैं आपके दिल का हाल भी जानता हूँ। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, और राहुल गांधी से आपसे मोहब्बत का वजह भी मैं जानता हूँ। बहरहाल दूसरी इसके आपने आज आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज आपने जो मौजू उठाया है, जो शिक्षा को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, बहुत लंबे वक्त के बाद मैंने दूरदर्शन पे चर्चा सुनी है, और आज आपने जो मुद्दा उठाया वाकई आप जो हैं बधाई के पात्र हैं, क्योंकि रोजगार के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही थी। आपने अच्छा करा हिसाब मांगा और बहुत अच्छे सवाल आपने खड़े करे हैं। पॉलिटिकल पार्टी से, राजद से, कांग्रेस से आप सवाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2020 का मैनिफेस्टो आपने भारतीय जनता पार्टी का याद है आपको? जेडीयू का याद है क्या वादे करे? वो याद नहीं होगा आपको, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 2014 का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैनिफेस्टो आपको याद है?
कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, किसानों की आय 2 गुनी होगी, हर गरीब के घर पे छत होगी, हर हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सैयद ट्रैवल जवाद, एक करेगा। बात बताइए ये आपको सैयद सब जवाद, याद होंगे। आप मेरे ये शो में अब आप मेरे अशोक शो भाई, में कितनी बार हफ्ते में आते होंगे? जरा एक बात बताइए, आप मेरे शो में कितनी बार हफ्ते में आते होंगे? ये तो आपकी मोहब्बत, आप 2-3 बार बुला लेते हैं। 2-3 ये बार, आपकी मोहब्बत। 2-3 बार बुला लेते हैं। तो 2020 से लेकर अब तक आप मेरे शो में कितनी बार आए होंगे? 2020 से लेकर लगभग कम से कम 200-250 डिबेट करी होंगी। 200-250 डिबेट 2020 से लेकर कर चुके हैं, लेकिन सैयद जवाद को 200-250 डिबेट करने के बाद आज जो है ये याद आया कि 2020 में इन्होंने क्या वादे किए, 2019 में। मैं देखिए हमेशा मौका देता हूं, आप ये मुद्दे उठाइए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये मुद्दा आपसे जो पूछ रहा, जो मैंने पहला सवाल पूछा, घंटे वाले की मिठाई खाई नहीं खाई, वो बड़ा सवाल इसलिए था क्योंकि खबरें जो है वो ये हैं कि बिहार कांग्रेस संकट में और राहुल गांधी दिल्ली में इमरती छान रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा कि भाई वो जलेबी के जले हुए हैं, जलेबी का जला जो है वो इमरती भी फूंक फूंक के छानता है, लेकिन उन्होंने तो फूंका भी नहीं, जलेबी छान दी। अभी हरियाणा में उनकी जलेबियां जो है आपको पता है, आपने भी खाई होगी हरियाणा की जलेबी हमारे स्टूडियो में, जब कांग्रेस हारी थी, क्योंकि यहां तो बीजेपी वाले सब जलेबियां बांट रहे थे। तो जलेबी के जले हैं, फिर भी इमरती छान रहे हैं बिना फूके। तो मुझे दिक्कत यह है कि भैया राहुल गांधी से मैं सचमुच प्यार करता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बिहार नहीं जाएंगे तो लुटिया डूब जाएगी भाई वहां। नहीं, देखिए राहुल गांधी साहब बिहार गए भी हैं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, और जो लोग आग लगाने का काम कर रहे हैं उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम सर ये 25 सितंबर देंगे। 25 सितंबर राहुल गांधी का बिहार पर आखिरी ट्वीट है। 25 सितंबर यानी लगभग एक महीने से राहुल गांधी जी को बिहार की कोई चिंता नहीं है। वो उसके बाद दुनिया भर में घूम रहे हैं, अमेरिका से लेकर जो है दुनिया भर में सब जगह घूम रहे हैं, अमेरिका से असम तक जा रहे हैं, लेकिन बिहार पर उन्होंने 25 सितंबर के बाद एक ट्वीट नहीं किया है। 2 हफ्ते रह गए हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? चुनाव हारेंगे, फिर कहेंगे जी वोट चोरी हो गया। नहीं, देखिए आपको राहुल गांधी जी की कितनी चिंता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब से नहीं गए बिहार और कितनी रैलियां कर दी उन्होंने? राहुल गांधी साहब के साथ कर रहे हैं, वो भी तो सवाल करिए। विपक्ष से ही सवाल करते रहेंगे, थोड़ी तो हिम्मत कर लीजिए अशोक भाई। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि उनकी विदेश यात्रों पे कितना रुपया खर्चा होता था, तो जो उन्होंने हवाई जहाज लिए हैं वो कितने हजार करोड़ रुपए के लिए हैं। उसके बाद जो चुनाव प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी कितना करोड़ों खरबों अरबों रुपए खर्च कर देती है, ये कहां से लेकर के आ रही है। और चंदा चोरी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने इन चंदा चोरों को जो है लताड़ लगाई, तब ये नैतिकता कहां मर गई? आपने सुप्रीम कोर्ट अच्छा याद दिलाया, आपने सुप्रीम कोर्ट अच्छा याद दिलाया, क्योंकि मुझे वोट चोरी से सुप्रीम कोर्ट याद आ गया। अब देखिए क्या है, राहुल गांधी नदारत क्यों है ये भी समझिए। उनका एक ही फॉर्मूला था बिहार में, वोट चोरी, जिसको तेजस्वी यादव ने दत्ता बता दिया। उन्होंने कहा भैया यहां पर जो है दवाई पढ़ाई और कमाई मुद्दा है, यहां वोट चोरी मुद्दा नहीं है। और राहुल गांधी वोट चोरी कर रहे थे। अब ये जो है वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस के एक व्यक्ति ने बाकायदा राहुल गांधी के लिए पिच, वो जो योगेंद्र यादव पिच बनाते हैं ना कांग्रेस के लिए, जो उन्होंने यूपी चुनाव में बनाया था, उसी तरह से पिच जो है बनाने के लिए, राहुल गांधी जी के लिए पिच बनाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कागज यूं उठा के फेंक दिया, कहा कि ये सुनवाई लायक नहीं है। कांग्रेस ही गया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई लायक नहीं है, जाइए चुनाव आयोग के पास जाइए। अब चुनाव आयोग के पास किस मुंह से जाएंगे? तो सर ये दिक्कत यह है कि राहुल गांधी का मुद्दा हो चुका है, ठीक है ना? सुनिए अशोक भाई, मैं फिर कह रहा हूं, फिर बिहार के अंदर लोकतंत्र लूटा जा रहा है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और सारा अमला तमला एक्टिवेट हो गया विपक्षी दल के खिलाफ, जितने क्रिमिनल केस है, जितने आईडी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जितने लोगों को रोका जा रहा है। मतलब आप लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं, आप लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं ना? चलिए अच्छा हुआ, मैं चाहता था इस मुद्दे पर आज बात हो, क्योंकि सवाल जॉब का है और लैंड फॉर जॉब बिहार में हुआ था, तो उस पर बात होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सैयद जवाद, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे, सैयद जवाद ये कह रहे हैं कि जो लैंड फॉर जॉब में राहुल गांधी, माफ कीजिएगा,
तेजस्वी यादव और उनके परिवार को फंसाया जा रहा है वो गलत है, यही आप कह रहे हैं ना? अरे नहीं मैं अरे लैंड फॉर जॉब पे बात तो करो, काहे नहीं क्यों? मैं सम्राट चौधरी पे बात कर रहा हूँ ना। नहीं लैंड फॉर जॉब, अरे सम्राट चौधरी तो इनकी तरफ है, चौधरी पे बात होगी। आप कह रहे हैं विपक्ष को फंसाया, विपक्ष में थोड़ी सम्राट चौधरी है, विपक्ष में तो लैंड फॉर जॉब का मामला ना जिसमें फंसाया। तो चलिए लैंड फॉर जॉब पे बात करते हैं। शांत। अरे सर लैंड फॉर जॉब पे बात कर मेरा शांत क्यों? हाँ करेंगे करिए ना सर, करिए सर करिए, लेकिन पहले करेंगे, पहले भाजपा पे बात कर लेते हैं। अरे भाजपा विपक्ष में नहीं है वहाँ, भाजपा में आपने कहा विपक्ष को फंसाया जा रहा है। रोहन गुप्ता को जरा दीजिए, रोहन गुप्ता से सवाल बनता है भाई, विपक्ष को आप लोग फंसा रहे हैं क्योंकि आप चुनाव जीतना चाहते हैं। रोहन गुप्ता जी आप क्यों? अरे सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं इनकी जानकारी के लिए जो बात सैयद जवाद ने कही मैं जानकारी में डाल देता हूं। देखिए लैंड फॉर जॉब में क्या हुआ था, जो सैयद जवाद कह रहे हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं। विपक्ष को फंसाया जा रहा है, बिहार चुनाव जीतने के लिए विपक्ष को फंसाया जा रहा है। अब ये क्या हुआ था, 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुनदेव राय ने अपनी 3,375 वर्ग फीट जमीन 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी को बेच दी। और साथ ही इस साल परिवार के 300 सदस्य थे। राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार, अजय राय को मध्य रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई क्योंकि लालू यादव, राबड़ी यादव जी के नाम जमीन करी और उसके तुरंत बाद जो है रोजगार मिल गया। तो रोजगार का ये फॉर्मूला आरजेडी का है और सैयद जवाद कह रहे हैं कि आरजेडी के नेताओं को केंद्र सरकार द्वारा फंसाया जा रहा है। तो बहुत सही बात है, मैं चाहता हूं लैंड फॉर जॉब पर बात हो, मैं चाहता हूं उनको कैसे फंसाया जा रहा है इस पर बात हो। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करिए भाई, आप लोग फंसा रहे हैं पूरे के पूरे लालू परिवार को। देखिए कि लालू परिवार का एक आदमी नहीं बचा, सबको लैंड फॉर जॉब में आपने फंसा दिया। हेमा यादव, तेजस्वी यादव, आप कब से इनको पूछ रहे हैं और आप कब से इनको अशोक जी पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के जैसे इनके नेता जलेबी बना रहे हैं वो यहाँ पे शो पे जलेबी बना रहे हैं और मुख्य मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहे और फिर बच्चों की तरह फंस गए बोल के अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जो संविधान की किताब ले लेके ये लोग रोड पे घूमते थे, आज वही कोर्ट के ऑर्डर से ये बात क्लियर कट आ चुकी है और यहाँ पे अब ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ये तो जो ये बोल रहे हैं तो तेजस्वी खुद नहीं बोल रहे हैं, जो यहाँ पे बात कर रहे हैं लालू यादव की सजा पे वो लोग खुद नहीं बोल रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं आप? अरे कहाँ है संविधान की किताब आपकी? ये बच्चों का खेल नहीं चल रहा है। पहले आप अपने नेता की तरह जाके जलेबी घुमाइए, यहाँ पे जनता को मत घुमाइए। मुद्दा यहाँ पे अशोक जी बहुत क्लियर है। जिस प्रकार से जो बौखलाहट आज जो भी महागठबंधन के प्रवक्ता में दिख रही है या उनके नेताओं में जो दिख रही है, उसका कारण है कि उनको जमीनी हकीकत अब मालूम चल गई है कि चुनाव बुरी तरीके से उनके हाथ से सरक चुका है। ये कुछ भी करेंगे और इसीलिए राहुल जी अपने आप की दूरियां बना के रख रहे हैं बिहार में, जिससे हार का ठिकरा लोकल लीडर पे फोड़ा जाए, जिसपे हार का ठिकरा आरजेडी पे फोड़ा जाए और इसीलिए अपने एक सवाल चलिए, एक सवाल सैयद जवाद, और मैं चाहता हूं कि हमारे आरजेडी के जो रंजन साहब है, डॉक्टर रंजन, मुझे उसका जवाब, और मुझे लगता है सैयद जवाद ज्यादा बेहतर से जवाब देंगे। सैयद जवाद, फंसता पता कौन है? सैयद जवाद सुनिए ना, फंसता पता कौन है? फंसता वो है जिसके पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 150 करोड़ रुपए का बंगला होता है। अब जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो तो दिल्ली के नहीं है, पर सैयद जवाद दिल्ली के हैं। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में कितने का बंगला होता होगा? जरा बताइए सैयद जवाद, बताइए सैयद जवाद, बताइए। मैं बता रहा हूँ, वो 1 रुपए पर एकड़ पे जो अडानी साहब को जमीन दी है ना, वो ज्यादा अडानी पे, अच्छा मतलब अडानी और तेजस्वी यादव एक बराबर हैं। अडानी मतलब आज आपने कह दिया कि तेजस्वी यादव भी अडानी की तरह करप्ट है, जैसे अडानी आपके लिए करप्ट है वैसे तेजस्वी यादव भी करप्ट है। बहुत बढ़िया बात है। अगर कांग्रेस, अनुप्रिया जी, अगर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भैया अडानी की तरह तेजस्वी यादव भी करप्ट है, तो आप समझ सकते हैं बिहार में मैं क्यों कह रहा हूं ये महागठबंधन चल रहा है। ये महागठबंधन चल रहा है बिहार में कि आज जो है कांग्रेस के यहां पर समर्थक बैठकर कह रहे हैं कि जैसे अडानी ने जमीनों पर कब्जा कर रखा है, वैसे तेजस्वी यादव ने दिल्ली में 150 करोड़ रुपए के बंगले पर कब्जा कर लिया है। तो दोनों अडानी और तेजस्वी यादव बराबर हैं। आरजेडी के प्रवक्ता बताएंगे जी। अब तो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं अडानी जैसे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वैसे तेजस्वी यादव बंगलों पर कब्जा कर रहे हैं दिल्ली के। बताइए डॉक्टर राकेश रंजन। जवाब तो सुनिए, बहुत अरे जवाब हो गया, अब आप कितना सुनाएंगे? अब अपने बगल में आप कितना सुनाएंगे उसको? तेजस्वी यादव को आपने अडानी की तरह करप्ट कह दिया, और कितना सुनाएंगे? बोलिए डॉक्टर राकेश रंजन।
जी अशोक भाई, ये जो एनडीए की निकम्मी सरकार ने अरे जिन सर युवाओं को सुनिए ना, जिन युवाओं को पकौड़ा तलने पे मजबूर कर दिया है ना, वो पकौड़े की दुकान भी किसी किसी की नहीं चली और जो जलेबी छानने लगे उनका दर्द और दुख बांटने के लिए राहुल जी गए हुए हैं। और यदि उस दर्द और दुख को समझना चाहते हैं तो आप भी एक बार चले जाइए और जलेबी का स्वाद। वैसे सर आपको एक बात बता दूं डॉक्टर राकेश रंजन जी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पकौड़ों की दुकान भी कम से कम 25 करोड़ की आती है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पकौड़ों की दुकान भी 25 करोड़ की आती है। अगर किसी ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पकौड़ों की दुकान खोल ली तो मैं कहता हूँ वो राजा है, वो राजा है। 25 करोड़ की दुकान अगर पकौड़ों की खोल ले। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। बोले थे ना, अब की बार मोदी सरकार बहुत महंगाई की मार। देखिए दिक्कत क्या है, बिहार से सब डिरेल हो गए, बिहार से सब डिरेल हो गए और उसका कारण है। सबकी आवाज बंद करिए, एक मिनट, सबकी आवाज बंद कीजिए। देखिए क्या है, जैसे ही लैंड फॉर जॉब आया वैसे ही सैयद जवाद डिरेल हो गए, वैसे ही आरजेडी के प्रवक्ता डिरेल हो गए। क्यों? क्योंकि जॉब की बात तो सब करते हैं लेकिन लैंड फॉर जॉब की बात कोई नहीं करता, क्योंकि लैंड फॉर जॉब में पूरा का पूरा लालू यादव का परिवार फंसा हुआ है। गरीबों से उनकी जमीनें उनके नाम लिखवा ली और गरीबों से उनकी जमीनें लिखवाकर उनको रेलवे में, जब लालू जी रेल मंत्री थे, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, लालू जी रेल मंत्री थे, उनको नौकरियां मिली। अब सैयद जवाद कह रहे हैं उनको फंसा दिया, लेकिन लैंड फॉर जॉब में फंसा दिया। ये मैं उससे पहले रोहन गुप्ता से पूछता, वो कह रहे हैं कि अडानी और जो है तेजस्वी यादव एक जैसे हैं। अब सवाल यह है कि बिहार से आप भागेंगे, बिहार में जॉब के मुद्दे से भी भागेंगे जब लैंड फॉर जॉब की बात होगी। रोहन गुप्ता जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। रोहन गुप्ता की साउंड दीजिए। हाँ और अनुप्रिया जी आ रहा हूं 1 मिनट ब्रेक के बाद। रोहन गुप्ता जी की साउंड दीजिए भाई। रोहन जी आप म्यूट पर हैं। रोहन जी आप म्यूट पर हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। आप म्यूट पर अनम्यूट कीजिए, उसके बाद आता हूं सभी के पास। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। भाभी जी नया टीवी, वो भी इतना बड़ा। जब सपने बड़े हो तो फिर टीवी छोटा क्यों? नए GST से टीवी हुआ 3500 रुपए तक सस्ता। नया GST दिल को करे हल्का और जेब को भारी। भारत मना रहा है बचत उत्सव, बधाई हो बधाई। हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं महागठबंधन में घात, फिर भी जो है वादों की सौगात। जिस तरह से महागठबंधन में अब तक एक मंच पर महागठबंधन नहीं दिखाई दिया, इस बात को मत भूलिए। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। फॉर्मूले को घोषित किया गया,
ना एक साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तेजस्वी यादव अकेले चुनाव में लगे हुए हैं, अकेले वायदे कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं कोई नहीं जानता। इस बीच जिस तरह के वादे तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं, उससे सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई इसका ग्राउंड रियलिटी से कितना इसका जुड़ाव है। वही सवाल हम पूछ रहे हैं। और जब जॉब की बात होगी तो लैंड फॉर जॉब की बात स्वाभाविक रूप से होगी, और वो मैंने नहीं उठाया, वो जो है सैयद जवाद जी ने उठाया। चलिए रोहन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, आ रहा हूँ अभी राकेश रंजन जी। रोहन जी आपकी साउंड नहीं आ रही है। आप मुझे पता नहीं, मेरी आपकी टेक्निकल टीम ने, बोलिए। हाँ, पता नहीं आपकी टेक्निकल टीम ने भी फोन किया, पर अब ठीक आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल बोलिए। देखिए, इसीलिए जब आपने लैंड फॉर जॉब की बात करी तब इनके क्यों वहां पे से भाग गए, क्योंकि उसके ऊपर डिबेट चली जाती है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी शायद तेजस्वी यादव का नेतृत्व का स्वीकार करने की जरूरत नहीं समझ रही। उनको लगता है कि अगर ये स्वीकार कर लिया तो भ्रष्टाचार का धब्बा हम पे लग जाएगा। पूरा चुनाव चला गया, और जो आज आरजेडी के नेता खुद को अपने आप को सीएम कैंडिडेट कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी एक बार भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये चीज क्या दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी को भी भरोसा है कि भ्रष्टाचार का दाग उनके ऊपर लगा है, हम पे लग जाएगा तो बची कुछ सीटें भी हमारी चली जाएगी। नहीं तो इतना बड़े चुनाव में अशोक जी दोनों लोग यात्रा में साथ में घूमे। कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि आरजेडी एक बड़ा दल है, तो भी उसके नेता को सीएम पद का कैंडिडेट या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस पार्टी करने से क्यों कतरा रही है? मुझे एक तो लॉजिक समझाइए अशोक जी, क्या जनता इस महागठबंधन पे कैसे बड़े कर रही? ये ठगबंधन है, और इसीलिए ठगबंधन को जनता ने बाय बाय टाटा करने का मन बना लिया है। 15 लाख करोड़ कहां से लाएंगे भाई साहब? कोई फिरौती का काम करके सीएम हाउस से थोड़ी टेंडर निकलेंगे जो 15 लाख करोड़ आ जाएंगे। कुछ भी आप बोलेंगे, आप अपनी विश्वसनीयता गंवा चुके हैं, आप अपनी गंभीरता खत्म कर चुके हैं, और इसीलिए सीएम पद के उम्मीदवार का नाम देते हुए भी कतरा रहे, क्योंकि महागठबंधन का गेम फिनिश हो चुका है। ओके, अनुप्रिया जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। डॉक्टर राकेश रंजन, राहुल गांधी जी ने अब तक या कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, और पप्पू यादव ने आज कहा चुनाव बिहार का राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्या कहेंगे सर? सुख भाई, ये पूरी जनता, सिर्फ कांग्रेस और हमारे एलाइज नहीं, सबको पता है और सब लोगों को मान चुके हैं कि तेजस्वी जी ही महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। उनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, और वही मुख्यमंत्री का चेहरा, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। पूरा चुनाव कांग्रेस के मुंह से बात नहीं राहुल गांधी से कांग्रेस एक बार तो घोषित करे, कांग्रेस को घोषित करने में दिक्कत क्या है? लीजिए, दूसरी बात, ये जो बड़का झूठा पार्टी और जुमलेबाज लोग बैठे हैं यहाँ, बड़का झूठा पार्टी के नेता, ये दूसरे की बात कर रहे हैं। आप एक और बात कर रहे थे ना, लैंड फॉर जॉब वाला, मैं जवाब देता हूँ। एक और केस सर अभी समय नहीं है। लैंड फॉर जॉब पर आपसे कल चाहें तो कल मैं एक डिबेट लैंड फॉर जॉब पे करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल पूरा प्रोग्राम लैंड फॉर जॉब पर होगा, ये आपसे वादा करता हूं। लेकिन मेरा आज सवाल ये है, मेरा आज सवाल पूछा भाई कांग्रेस को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं घोषित करती है तेजस्वी यादव को? अनुप्रिया पटेल बोलिए, माफ कीजिएगा अनुप्रिया जी। ओके, चारा सुनिए ना सर, हो गया चारे पर, और लैंड फॉर जॉब पर कल चर्चा होगी। मैं तो लैंड फॉर जॉब, आप चारे पे भी चर्चा चाहते हैं तो चारा पर भी कल घोटाले पर चर्चा होगी। अनुप्रिया जी। अशोक जी, मुझे लगता है कि ये सवाल अपने आप में गलत है कि महागठबंधन आप कहिए मत, ये गठबंधन है भी नहीं। 2024 में जिस तरह का छलावा कांग्रेस के साथ में हुआ था, कांग्रेस यहाँ पे एक यात्रा पे निकली, कांग्रेस बचाओ यात्रा, और कांग्रेस को बचा नहीं पाई। 2020 में 71 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस, इसी गठबंधन में थी, आज 57 पे आ गई है। ना कांग्रेस बचा, ना कांग्रेस में रहने वाले नेता को कांग्रेस के लोग स्वीकार कर रहे हैं। इनके विद इन द पार्टी जो इतनी फाइट चल रही है, ये बताता है कि बिहार में कोई गठबंधन नहीं है। एकमात्र गठबंधन है जो एनडीए, जो बिहार की जनता के लिए लड़ रही है, और जो ऐसे लोगों से लड़ रही है जो परिवारवाद की लोग हैं, जो जनता की कमाई को अपनी कमाई बताने वाली लोग हैं, ऐसे लोग से लड़ाई है। और बिहार की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो जानती है। सैयद जवाब 30 सेकंड में। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह रहे हैं ज्वाइंट होगी, मुझे नहीं पता, होगी तो बहुत अच्छी बात है। क्या उसमें तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस कर दिया जाएगा महागठबंधन का? कहाँ पूछ रहे हैं सवाल? लेकिन सवाल तो बनता है। कहाँ सवाल पूछ रहे हैं? बोलिए सही। बोलेंगे राहुल गांधी जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो ये क्या स्वीकार करेंगे? सभी लोग मिल करके एक अच्छी आवाज के साथ बिहार की लोगों के साथ वापस घूम गए। जलेबी इसी को जलेबी कहते हैं। सिंपल सवाल पूछा, गुलाब जामुन नहीं बनाया, मैंने बड़ा सिंपल सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी इमरती बनाते हैं और राहुल गांधी के समर्थक डिबेट में आके जलेबी बनाते हैं। तो भाई साहब जलेबी वाला सवाल नहीं था, लेकिन हाँ मेरा ये वादा है
कल पकौड़े अगर बनाते हैं। तेजस्वी यादव को सीएम अनाउंस कर देंगे तो मैं सैयद जवाद कल फिर आपको बुलाऊंगा, और अगर नहीं करेंगे तब भी आप आइएगा, जरा बताइएगा काहे नहीं घोषित किया। कल इस पर बात कर लेंगे। और डॉक्टर राकेश रंजन, आपसे भी ये वादा है, लैंड फॉर जॉब और चारा घोटाले पर एक बार खुलकर चर्चा होगी आपके साथ। सर आज के लिए शुक्रिया। अब आप चाहते हैं तो ये चर्चा होनी चाहिए। चलिए आज के लिए शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।